Yes. Okay, I start the recording. Okay. Yes, sir. Done. Yes, sir. सर Yes. ओके हो रहा है ना? ठीक है ओके. Yes, सो sir. अब हम स्टार्ट करेंगे. थोड़ा मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि हेलो हेलो Yes, sir. हेलो सर, मैं आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. आ रही है. अब आ रही है, सर. आ रही है. ओके. सो मैं थोड़ा इंटरेक्ट करना चाहूंगा. मतलब मैटर्स कितने टाइप का होता है, जरा आप थोड़ा मतलब ऐसे के बताएंगे कैसे क्या होता है? Sir, मैं क्लास ले रहा हूँ यार अभी. हाँ हेलो. सॉरी टू इंटरप्ट. या चलो मैं ही स्टार्ट करता हूँ. जैसे हमें पता है कि जो हमारा जो मैटर होता है वो थ्री टाइप में होता है. जैसे पहले होता है हमारे पास आता है सॉलिड आता है. ठीक है ना? उसके बाद आता है हमारे पास लिक्विड. एंड थर्ड वन हमारे पास आता है गैस. सो हम जो सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ेंगे वो हम बेसिकली जो थोरोलो स्टडी होगी सॉलिड की, इसके अंदर कवर करेंगे क्या क्या इसके अंदर आएगा. अब अगर हम सॉलिड की बात करें, जो सॉलिड के अंदर होता है थ्री टाइप के हमारे पास. हम उसको डिफाइन करते हैं. फर्स्ट वन आता है हमारे पास क्रिस्टलाइन. CRYSTALLINE क्रिस्टलाइन. अब क्रिस्टलाइन क्या होता है? और सेकेंड वन इसमें जो बेसिक आपके टॉपिक मैंने जो देखा आपके उसमें जो सिलेबस में है उसमें एमोर्फस पे ज्यादा है. ठीक है ना? PHOU एमोर्फस. अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं. तो जो क्रिस्टलाइन होता है, जो क्रिस्टल होता है, वो एक क्या होता है, एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में होता है. मींस उसमें कोई भी चेन ब्रेक नहीं होती है. मतलब अगर कोई एक ऑर्डर चल रहा है क्रिस्टल के, जैसे सपोज एक ऑर्डर है, जैसे ऐसे क्रिस्टल का जो ऑर्डर चल रहा है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है. अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करें तो इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है. मतलब एक रेगुलर पैटर्न में चलता है. और इसके जो ऑर्डर और शेप होता है वो क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न में चलता है. अगर हम एमोर्फस की बात करें, एमोर्फस में क्या होता है, जो एक ऑर्डर होता है. अब जो ऑर्डर में हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें क्या आ सकते हैं हमारे इस ऑर्डर में, हमारे एटम आ सकते हैं. ठीक है ना? हमारे मॉलिक्यूल आ सकते हैं. मॉलिक्यूल और हमारे आयंस आ सकते हैं. इसमें कुछ भी आ सकता है. ठीक है? आयंस का बन सकता है, मॉलिक्यूल्स का बन सकता है, एटम का बन सकता है. तो और जो अमorphous हमारे पास क्रिस्टल होता है, जो अमorphous सॉलिड होता है, उसके अंदर क्या आता है कि उसमें जो रेगुलर जो पैटर्न होता है आयंस का या जो एटम्स का, वो एक रेगुलर शेप में या रेगुलर सिमेट्री में नहीं होता. मीन्स वो ब्रेक होता है. कहीं ऐसे होगा, कहीं अप डाउन होंगे. मतलब एक रेगुलर सिमेट्री में नहीं, अंदर बाहर होंगे. तो इससे क्या होता है, मतलब इसके बीच में क्या डेंसिटी का प्रॉब्लम आता है, गैप्स का प्रॉब्लम आता है. तो इसमें ये डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस एक क्रिस्टलाइन में और एक अमorphous में. और अगर हम सिमिलरली पॉलीक्रिस्टलाइन की बात करें, तो पॉलीक्रिस्टलाइन में भी एक पीरियोडिक वे में नहीं होता. मींस जो एटम होते हैं वो एक पीरियोडिक में नहीं होते. कहीं पे वो बंच में एक पीरियोडिसिटी दिखाएंगे, जैसे ऐसे ऐसे पीरियोडिसिटी दिखाएंगे, बट कहीं कहीं पे वो पीरियोडिसिटी चेंज कर देंगे. कुछ ऐसे उसकी सिमेट्री होती है कहीं पे अलग अलग. तो इस टाइप के ये क्या होते हैं, ये इसको बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन. 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 अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो जो क्रिस्टलाइन होता है और जो एमोर्फस होता है, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज की अगर अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, सबसे पहले अगर हम इसकी ज्योमेट्रिकल सिमेट्री देखें, तो ये क्या होते हैं, ये एक रेगुलर शेप में होते हैं. कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड. मींस जो इनके आइटम्स का अरेंजमेंट और इनका ऑर्डर होता है वो एक सिमेट्री में होता है. सपोज अगर एक चेन में है, सपोज कोई ऐसे एटम की एक चेन है, तो ये एक रेगुलर शेप में रहेगी. इसकी सिमेट्री ना ब्रेक होगी ना इसमें होगा. और इसमें ज्योमेट्रिकल सिमेट्री की अगर बात करें, तो इसमें जैसे ये एजेस आते हैं, जैसे ये वर्टिक्स हुआ, इसका पॉइंट, जो ये पॉइंट हुआ, इसको हम वर्टिक्स कहते हैं. इसको वी से डिनोट करते हैं. और जो इसका ये फ्रंट हमें फेस दिख रहा है, इसको हम फेस कह सकते हैं. ये फेसेस होता है. और इसका जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है एज. ये इसके एज हो गए. तो अगर हम रूलर यूरल फॉर्मूला भी आता है, अगर आपने पढ़ा होगा, वैसे तो इसमें कवर नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूं, यूरल फॉर्मूला क्या होता है, जो इसका फेस प्लस इसकी जो वर्टिक्स होती है वो इक्वल टू होती है इसकी एज के +2 के. ठीक है ना? ये मतलब एक ज्योमेट्रिकल वे में मैं बता रहा हूँ. और सिमिलरली अगर इसके एमोर्फस में अगर हम बात करें, तो एमोर्फस में क्या होता है, जो रेगुलर पैटर्न होता है एटम का, उसमें कोई भी सिमेट्रिकल या कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है. ठीक है ना? वो एक रीअरेंज फॉर्म में होते हैं, अलग अलग जो पे कोई एक सिमेट्री नहीं होगी. अब अगर हम नेक्स्ट वन बात करें, जैसे इनके मेल्टिंग पॉइंट की,
अब जो क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट है, जो क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट है, वो एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, हमारे पास आइस, जैसे जो बर्फ होता है वो पहले गैस मतलब कंडेंस होता है जैसे वाटर वेपोरेशन के थ्रू, फिर लिक्विड बनता है, लिक्विड के बाद जब उसको ठंडा होता है तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है, तो वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो उसमें क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक फिक्स होगा। सपोज अगर बर्फ, अगर हम आइस की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, वहां पर से वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो शार्प होता है। शार्प का मीन एक फिक्स होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट का। और वहीं अगर हम एमोर्फस की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये एक फिक्स नहीं होता। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एमपी, वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता। फिक्स की जगह पे क्या होता है, एक रेंज में होता है। किसमें होता है, एक रेंज में। जैसे सपोज एमोर्फस का एग्जांपल है, सपोज जैसे हम बात करें, सपोज हम बात करते हैं शीशे की, ग्लास की। तो ग्लास का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आई थिंक नियर अराउंड 140 डिग्री टू 1 के एबव और 180 की रेंज में होगा। ये एक रेंज में होता है। सो एमोर्फस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक शार्प नहीं होता है, मीन्स एक रेंज में होता है। और जो क्रिस्टलाइन का होता है वो एक रेंज में एक फिक्स पॉइंट होता है। तो ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात आ गई। अब इसमें नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल। तो क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि, और एमोर्फस के, तो जैसे क्रिस्टलाइन में बताया कि जो सिमेट्रिकल ऑर्डर होता है उसमें क्या आ सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल आ सकते हैं, उसमें आपके एटम आ सकते हैं, उसमें आपके आयन आ सकते हैं। अब जैसे क्रिस्टलाइन के एग्जांपल, जैसे अगर आयन की फॉर्म में देखें तो सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास आता है NaCl, जो नमक है। ठीक है ना, NaCl इसका एक एग्जांपल है। अगर हम क्रिस्टल मतलब क्वार्ट्ज के उसमें देखें तो क्वार्ट्ज इसका एग्जांपल है। ठीक है ना, और डायमंड इसका एग्जांपल है। और डायमंड में जो एटम है वो किसके बने होते हैं, कार्बन। तो इसमें किसकी सिमिट्री होती है, एटम की, कार्बन की सिमिट्री होती है। और अगर हम एमोर्फस के एग्जांपल की बात करें तो एमोर्फस में तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रबर हो गया, ठीक है ना, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लासेस हो गए, जैसे ग्लास हो गया। ये सब किसके एग्जांपल है, एमोर्फस सॉलिड के, एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल है। ठीक है ना। अब हमने ये बेसिक तो समझ लिया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एमोर्फस क्या और पॉलीक्रिस्टलाइन क्या होते हैं। और इसमें एक और चीज आती है, मतलब जो भी मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज बताई, लाइक मेल्टिंग प्रॉपर्टी, और जो मैंने आपको सिमेट्रिकल फॉर्म बताया, सिमेट्रिकल मतलब ये एक ऑर्डर में रहते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, एक ऑर्डर में रहते हैं। तो अगर हम इसको बोलते हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक। जो तो हमेशा याद रखना कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है, उस वो हमेशा क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक होता है, एन आइसोट्रॉपिक होता है। ठीक है ना। इसको कंफ्यूज मत करना कि एमोर्फस है तो वो एन एमोर्फस होगा, तो वो क्या हो जाएगा, यूएस अमोर्फस होगा, वो एन आइसोट्रॉपिक नहीं होगा, वो क्या होगा, आइसोट्रॉपिक होगा, आइसोट्रॉपिक होगा। इसमें कंफ्यूजन मत करना कि उसमें भी ए है तो इसमें भी है, तो दोनों होंगे। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो एन आइसोट्रॉपिक होगा और जो अमोर्फस होगा वो आइसोट्रॉपिक होगा। अब हम समझते हैं कि एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक हुआ क्या। एन आइसोट्रॉपिक ये हुआ कि जैसे हमने बताया कि जो एटम की हमारे पास क्रिस्टल में रेगुलर अरेंजमेंट रहती है, तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे, अगर सपोज हम इस डायरेक्शन से अभी प्रॉपर्टीज को एनालाइज कर रहे हैं तो ये डिफर आएगी क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अगर हम इसके से यहाँ के थ्रू अगर एनालाइज कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग आएगी। तो एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ कि हर डायरेक्शन में, मतलब इस क्रिस्टल की क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। चाहे अगर उसकी मैकेनिकल हो गई, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हो गई, या कोई भी प्रॉपर्टीज हो गई। और आइसोट्रॉपिक में क्या होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है जो सॉलिड की, वो क्या होती है, किसी भी डायरेक्शन में हो वो सेम होती है। आइसोट्रॉपिक में क्या होती है, प्रॉपर्टी हमेशा सेम होती है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि आइसोट्रॉपिक में मैटर की प्रॉपर्टी चेंज होती है या नहीं, है डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में चेंज होती है, तो उसमें आंसर होगा कि आइसोट्रॉपिक में नहीं होती है। और एन आइसोट्रॉपिक में क्या होती है, हम जिस डायरेक्शन से क्रिस्टल को देखेंगे उस डायरेक्शन से हमको क्या मिलेगी, प्रॉपर्टीज अलग मिलेगी। जैसे एग्जांपल में मैंने NaCl लिया था क्रिस्टलाइन का, जैसे सपोज मैंने क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में एग्जांपल लिया था NaCl का। तो जब अगर हम NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसे बनाएं, सपोज ये हमने NaCl का बनाया, तो ये सपोज ये वाला क्या रहेगा, Na रहेगा पॉजिटिव चार्ज, फिर ये Cl रहेगा, फिर ये Na रहेगा, फिर ये Cl रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे Cl हो जाएगा, ये Na हो जाएगा, फिर ये Cl, फिर Na, ऐसे अरेंजमेंट होगा। तो अगर हम इसमें एक और नीचे से और बनाएं सपोज ऐसे, तो फिर ये Na हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा, ये फिर Na रहेगा। तो अगर हम यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो हमें अरेंजमेंट कैसे मिल रहा है, NaCl NaCl। बट अगर हम यहाँ से डायगनली देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड। तो मतलब अगर हम डायरेक्शनल वे में देखें तो हर जगह से इसकी क्या प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएट आता है।
डिफरेंशिएशन आता है। अब वो प्रॉपर्टीज कुछ भी हो सकती है, जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो सकता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है, तो इसमें क्या आता है, अंतर आता है। तो ये हमने बेसिक समझ लिया कि हमारा क्रिस्टल कैसा होता है, मतलब क्रिस्टल में डिफरेंशिएशन क्या क्या होते हैं। अब अगर हम क्रिस्टल को थोड़ा आगे और समझें, तो अगर हमारा नेक्स्ट आता है, तो उससे पहले हमको थोड़ा, आप लोगों को जैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में जैसे हम एक्सेस पढ़ते हैं, हमारे पास एक्सेस होती है, तो हम एक पढ़ते हैं 3 डायमेंशन एक्स वाई और जी, और एक पढ़ते हैं 2 डायमेंशन एक्स और वाई। तो हम इसमें मतलब मैथमेटिक्स में सुना होगा, एक आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पढ़ा होगा ना आपने। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस मतलब क्या होता है उसमें कि जो तीनों एक्सेस होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर मींस जो डिग्री होती है वो 90 डिग्री ईच एक्सिस की जो एंगल होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। यही सिस्टम हम कहाँ यूज करते हैं, क्रिस्टल की स्टडी में यूज करते हैं। अब हम क्रिस्टल की स्टडी में जब इसको यूज करते हैं तो हम इसको कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस, CRYSTALLOGRAPHIC एक्सेस, क्या कहते हैं इसको, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस। अब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस में जैसे मैंने आपको बताया कि जो कार्टेशियन सिस्टम में होता है कि तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बट क्रिस्टल के परसेप्शन में अगर क्रिस्टल की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस है वो उसमें जो एक्सेस होंगी, तीनों जो एक्सेस होंगी एक्स वाई और जी, और जो इसके बीच के एंगल होंगे, ये जरूरी नहीं कि x इज परपेंडिकुलर टू y इज परपेंडिकुलर टू z, ये पॉसिबल नहीं है। और ये भी नहीं, सपोज इसका एक एंगल हमने अल्फा माना, इसको बीटा माना और इसको गामा माना, तो ये भी पॉसिबल नहीं कि अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू बीटा, ये जरूरी नहीं। ये इसके परपेंडिकुलर जरूरी नहीं कि एक्सेस परपेंडिकुलर होंगे, और जरूरी नहीं कि एंगल भी जरूरी होंगे, एंगल भी दोनों के बराबर होंगे। मींस क्या होगा कि वो क्रिस्टल की टाइप पे डिपेंड करेंगे कि इसके एंगल सेम होंगे या इसके ये एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस होता है, एक्सेस होता है, वो मतलब हम एक इमेजिनरी रेफरेंस सिस्टम लेते हैं जो क्या करता है, हमारे क्रिस्टल को डिफाइन करता है कि हमारा क्रिस्टल किस टाइप का है। और इसमें जो मैंने बताया कि इसमें ये जरूरी नहीं कि हमारे जो एक्सेस होते हैं और जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के बराबर ही, ये क्रिस्टल की टाइप पे डिपेंड करता है कि इसके एंगल्स बराबर होंगे या नहीं होंगे, या एक्सिस बराबर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये हमने बेसिक पढ़ा। अब जैसे एक और इसमें टर्म आता है, जैसे अभी हमने सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे क्यूबिक क्यूबिक सिस्टम पढ़ेंगे, ऐसे इसमें टेट्रागोनल आएगा, ठीक है, इसमें इसके बाद मोनोक्लिनिक आएगा, और ऐसे हेक्सागोनल आएगा। तो इसमें जैसे इसमें क्यूबिक में a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, आपका जो एंगल अल्फा, जो आपका एंगल भी होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। इस वाले केस में आपके एक्सेस और आपके एंगल बराबर होंगे, बट टेट्रा के केस में सेम नहीं होगा, सेम मोनोक्लिनिक की में भी नहीं होगा। और मैं यहाँ पे हेक्सागोनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हेक्सागोनल के केस में आपके एक्सेस कितने हो जाते हैं, आपके एक्सेस 4 हो जाते हैं। इसमें इतना डेप्थ में नहीं जाते, बट एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ कि जो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम होता है उसमें आपके 4 एक्सेस होते हैं, ठीक है ना, 4 एक्सेस होते हैं। और उसके अलावा कोई भी नॉन हेक्सागोनल होगा, कोई भी नॉन हेक्सागोनल होगा, उसके हमेशा 3 एक्सेस ही रहेंगे। सिर्फ हेक्सागोनल के केस में आपका कितना होते हैं एक्सेस, 4 एक्सेस होते हैं। तो जस्ट है कि एमसीक्यू में आ भी सकता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तो थोड़ा समझना। अब हम, जब हमने इतनी बात कर दी कि हमने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस समझ लिया, तो हम इसका यूज कहाँ करेंगे, तो अब हमको थोड़ा थॉरली थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्रिस्टल को हम कैसे के देखेंगे। तो थोड़ा हम इमेजिनरी उसमें पढ़ते हैं। तो इसमें बेसिक टर्म आता है, पहले आता है लैटिस। क्या आता है, लैटिस। और एक आता है बेसिस, ठीक है ना। इसमें आता है एक लैटिस, BASIS, बेसिस आता है। अब लैटिस की बात करें, सबसे पहले अगर हम लैटिस को करें तो ये एक जस्ट एक क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। जैसे लाइक हम किसी भी काम को अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले हम उसका नक्शा बनाते हैं, एक अपने माइंड में एक मेकिंग करते हैं कि सपोज मुझे अगर देहरादून में करणपुर को जाना है घंटाघर से, तो मैं वहां से ये गाड़ी पकड़ूंगा, वहां पे वहां जाऊंगा, तो हम एक खाका बनाते हैं। तो सिमिलरली क्रिस्टल के सेंस में भी जो लैटिस होता है वो एक क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, मतलब एक ढांचा है जो हम इमेजिनरी फॉर्म में बनाते हैं। तो लैटिस क्या होता है, लैटिस एक ब्लूप्रिंट है, एक क्रिस्टल के लिए ब्लूप्रिंट है, जो हम एक मतलब पॉइंट डिटरमाइन करते हैं, पीरियोडिकल सिमेट्री में एक पॉइंट जस्टिफाई करते हैं स्पेस में। सपोज हम एक पॉइंट लेते हैं, तो ये लैटिस क्या होता है, सपोज अगर मैं 2D की बात करूं, 2D लैटिस सिस्टम की बात करूं, तो हम कोई इमेजिनरी पॉइंट सोचते हैं, ये इमेजिनरी पॉइंट है, हम ऐसे इमेजिनरी पॉइंट सोचते हैं, एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं हम, किसका, क्रिस्टल का। तो ये जो इमेजिनरी पॉइंट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, जितने पॉइंट है इसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट,
ठीक है ना, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। और सिमिलरली अगर हम इसको थ्री डायमेंशन में देखें तो थ्री डायमेंशन हम स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाते हैं थ्री डायमेंशन देखने के लिए। तो इसमें जो ये पॉइंट है कोने पे, जो ये पॉइंट है यहाँ पे जितने भी पॉइंट है, ये थ्री डायमेंशन में जो ये पॉइंट है, इनको हम ये थ्री डायमेंशन के लैटिस पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? थ्री डायमेंशन के लैटिस पॉइंट। तो जो हमने ये बेसिक ढांचा बनाया, अब इस ढांचे के ऊपर हम क्या करते हैं, अपने एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयन हो, इसको इसके ऊपर हम बिठाते हैं। तो इस जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो तब उसके बाद हम क्या बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हमारे एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर तैयार। अब हमने लैटिस समझ लिया कि लैटिस क्या है। It is a blueprint of a crystal in space to determine the point in a periodical manner or in a periodical arrangement to make a crystal structure. मीन्स ये एक इमेजनरी पॉइंट है जिसपे हम क्या करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं इमेजनरी पॉइंट का। अब नेक्स्ट वन आता है बेसिस। ठीक है, बेसिस आता है। बेसिस क्या हुआ? बेसिस होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं उन लैटिस पॉइंट के ऊपर। मींस जो मैंने अभी आपको बताया कि डॉट डॉट करके जो मैंने लैटिस पॉइंट बनाए थे, ये हमने एक थ्री डायमेंशनल, खाली हमने एक ये मैं अभी 2D में बता रहा हूँ, ये हमने एक पॉइंट बनाए डिटरमाइन, इसको हमने बोला लैटिस पॉइंट। अब इसके ऊपर जब हम आयंस को बिठाएंगे, सपोज ये एक Na का आयन है और एक ये Cl का आयन है, तो ये क्या है, ये इसका बेस है, जो ये एटम्स है। मींस बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर दोज एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो मतलब एटम और मॉलिक्यूल होते हैं जो हम इस पॉइंट के ऊपर क्या कराएंगे, लैंड कराएंगे, इनको इसके ऊपर लैटिस पॉइंट के ऊपर अरेंज कराएंगे टू क्रिएट अ क्रिस्टल। तब जाके हमारा क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा। मींस अगर हम NaCl को बनाएंगे तो फिर ये ऐसी बनेगा जो मैंने आपको आगे बताया था कि एक Na का, फिर Cl का, फिर Na का, फिर ऐसे कि यहाँ पे Cl आएगा, फिर Na आएगा, फिर Cl आएगा, तो ये क्या बनाएगा, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो सो क्रिस्टल किससे बना होता है? क्रिस्टल बना होता है हमारे इमेजनरी लैटिस से, लैटिस पॉइंट से, प्लस उसके ऊपर जो हम बेस है, जो एटम और मॉलिक्यूल रखते हैं। तो एक बेसिक आप समझ गए यहाँ पे तक कि कैसे कि हमारे क्रिस्टल को हम मतलब कैसे कि एज्यूम कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे बेसिकली मेरा पढ़ाने का पर्पज इस तरीके से इसलिए है कि आप थोड़ा मतलब अपने दिमाग में वो सोच के भी चल सकें, जिससे आपको एग्जाम टाइम में एकदम रिकॉल करने में इजीनेस हो कि हाँ सर ने वैसा बताया था कि हाँ लैटिस क्या होता है, कि वो इमेजनरी पॉइंट होता है और उसके ऊपर हम जो बेसिस होता है वो क्या होता है, वो एटम मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम उसके ऊपर रखते हैं, जिससे क्या होता है, क्रिस्टल का हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कवर हो गया। जैसे मैंने बता दिया कि इन शॉर्ट में मतलब लैटिस क्या होता है कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो क्रिस्टल के ब्लूप्रिंट का क्या करता है, काम करता है, और जो ये बताता है कि हमारा जो क्रिस्टल है उसमें जो एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन जिसका भी अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का होगा। ठीक है ना। अब जैसे मैंने बता दिया कि NaCl के अंदर बेसिस क्या होगा, Na और Cl। ऐसे मैंने आपको आपको आगे एग्जांपल में बताया था, जैसे क्रिस्टलाइन में डायमंड का एग्जांपल लिया था हमने, डायमंड का बताया था। तो डायमंड में किसका अरेंजमेंट होगा, डायमंड बना होता है कार्बन का, तो उसमें जो एटम्स का बेसिस होगा वो किसका बना होगा, कार्बन का बना होगा। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यस सर। हेलो, ठीक है ना। अब जैसे बेसिस का भी हमने पढ़ दिया कि जो बेसिस होता है वो लैटिस के लैटिस पॉइंट पर हम रख के एक जो सिस्टम बनाते हैं उसका, उससे क्या बनता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है। अब हमने क्रिस्टल का शेप पढ़ लिया कि भाई क्रिस्टल के ऊपर हम, लैटिस पॉइंट के ऊपर हम क्रिस्टल बनाएंगे, क्रिस्टल कुछ ऐसे टाइप का होगा, एक अरेंजमेंट होगा, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा उनका, क्रिस्टल का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा। अब इसमें क्या आता है, एक आता है हमारा कि सपोज ये वाला आयन है यहाँ पे और एक ऐसी की अरेंजमेंट होगा आयन का अलग अलग जगह पे, तो यहाँ से यहाँ इस आयन की डिस्टेंस। ठीक है ना, तो अब हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बेसिक जो हमको समझना पड़ता है वो होता है एक ट्रांजिशनल सिस्टम। ट्रांजिशनल मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे के जाते हैं, मतलब एक जगह से जो आयन होगा वो अगर दूसरी जगह पे जाएगा तो कैसे के जाएगा। तो जो ट्रांजिशनल सिस्टम होता है, ट्रांजिशनल सिस्टम या सिमेट्री भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि हम आयन के क्रिस्टल के केस में पढ़े तो हम सिमेट्रिकल ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो हम सिमेट्री की बात करेंगे। तो जो ट्रांजिशनल सिमेट्री होती है वो क्या होता है, एक रिपीटेशन, क्योंकि मैंने बोला क्रिस्टलाइन में क्या होता है, एक रिपीटेशन ऑर्डर एक रिपीट होता है, 1 to 1, 1 to 3, एक रिपीट होता रहेगा, सेम चीज बार बार रिपीट होगी, जिससे क्रिस्टल का डेवलपमेंट होगा, क्रिस्टल बनेगा। तो ट्रांजिशनल सिमेट्री क्या होती है, रिपीटेशन ऑफ सेम पैटर्न इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। कि एक डायरेक्शन में सपोज हम आयन बना रहे हैं तो एक डायरेक्शन में सेम वो होगा। ठीक है ना, कि सेम कैसे के मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में सेम कैसे चल रहा है और उसकी स्पेसिफिक डिस्टेंस के लिए कितनी डिस्टेंस की जाएगा। तो जो ट्रांजिशनल सिमेट्री होती है उसमें आपको एक चीज याद रखने की है, वो ये याद रखने की है कि ट्रांजिशनल सिमेट्री के अंदर आपका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना,
आपका जो एंगल होगा और आपकी जो साइज होगी और जो इस एटम का आपका शेप होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, वो बदलेगा नहीं। मींस अगर जो उसकी डिस्टेंस होगी, मतलब एक एटम से दूसरे एटम के बीच की डिस्टेंस, वो हमेशा सेम होगी पूरे पैटर्न के अंदर। एक पूरी सिमेट्री में वो डिस्टेंस एक एटम से दूसरे एटम की हमेशा सेम होगी। उनके बीच का जो एंगल बन रहा होगा वो हमेशा सेम होगा। तो एटम्स के साइज होंगे, जो अलग अलग एटम्स होंगे उनके साइजेस सेम होंगे, और जो उनका शेप होगा वो हमेशा सेम होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि ट्रांजिशनल सिमेट्री मैंने आपको बताई। अब आता है ट्रांसलेशन वेक्टर। इसमें आता है ट्रांसलेशन वेक्टर, थोड़ा लिखा नहीं जा रहा सही से, ठीक है ना। ट्रांसलेशन वेक्टर आता है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं 3 डायमेंशन में कोई एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा हूँ, ये हमारा 3 डायमेंशन एक स्ट्रक्चर है, इसमें मॉलिक्यूल का अरेंज, सपोज जो एटम है वो ऐसे अरेंज हो रखे हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब सपोज ये एटम, अब ऐसे ही मैंने क्या बोला कि एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में होगा, मीन्स इसके आगे भी फिर सेम पैटर्न में बना होगा, ठीक है ना। ऐसे के एटम आगे चलते जाएंगे और ये ऐसे चलते जाएगा, एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में रहेंगे हमेशा, मतलब एक के बाद एक के बाद एक ही आगे बढ़ते जाएगा। अब सपोज ये एटम, यहाँ पे भी एटम है, यहाँ पे भी एटम है, यहाँ पे भी एटम है, यहाँ पे भी एटम है। अब सपोज मुझे इस एटम से इस एटम, सपोज इस एटम का पॉइंट है, सपोज ए है, स्मॉल ए, और इसका स्मॉल बी है। अब मुझे इस एटम से इस एटम तक जाना है, तो मैं कैसे के जाऊंगा। तो जो मैंने आपको ट्रांसलेशन वेक्टर बताया वो कुछ नहीं है, वो जस्ट क्या है कि दो एटम्स के जो बीच की डिस्टेंस है, कि मुझे कितनी दूर तक जाना है, उसको हम ट्रांसलेशन वेक्टर कहते हैं। अब उसको कैसे करेंगे कि इफ टू लैटिस पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि ये एक लैटिस पॉइंट है जिसके ऊपर एटम लैंड कर रखा है क्रिस्टल बनने के लिए। एक लैटिस पॉइंट ए से दूसरे लैटिस पॉइंट बी में जो एक सिमेट्रिकल पैटर्न में जो लोकेशन का शिफ्ट होता है, मतलब जो लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह पे जो लोकेशन शिफ्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर बोलते हैं। और इसको हम करते हैं, ठीक है, इसको हम इससे डिनोट करते हैं, टी वेक्टर से हम इसको डिनोट करते हैं। अब ये कैसे होगा, सपोज मैं अब यहीं पे आपको बता रहा था, अब जैसे थोड़ा मैं क्लियर करके बड़ा बना देता हूँ। सपोज ये है, ठीक है ना, ये एटम है। अब इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पर से यहाँ पर की ए डिस्टेंस है, ये बी है, और ऐसी इसकी जो चौड़ाई होगी ये सी है। सपोज हमने बोला 3 डिस्टेंस। अब मैंने इसी के आगे मैंने बोला एक और एटम ऐसी लगा हुआ है, ठीक है ना, ये एटम लगा हुआ है, फिर ऐसी एक और एटम लगा हुआ है, ठीक है, इनको हम जोड़ देते हैं। तो ये एटम, अब मेरे को इस पॉइंट ए से जाना था इस पॉइंट बी पर, इस पॉइंट बी पर जाना था। अब देखो, मैं अगर यहां से चलूंगा, मुझे यहां तक आने के लिए, सपोज मैं यहां से यहां गया, यहां से यहां की मेरी डिस्टेंस कितनी है, ए है। सपोज मैंने ए चला, फिर मैं यहां से यहाँ आया, यहाँ में ए चला, फिर मैं यहां से यहाँ आया, यहाँ भी मैं ए चला, और यहाँ से मैं इधर आने के लिए हमारी जो कर्व डायमेंशन है, सपोज सॉरी यहाँ ये ए है, इसको सी मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमारी सी है। तो मैं टोटल कितना चला, जो ट्रांसलेशन वेक्टर जो लोकेशन को डिफाइन करता है उसको हम ऐसे के लिखते हैं, जो उसका फॉर्मूला आता है वो होता है एन ए वेक्टर प्लस एन टू बी वेक्टर प्लस एन थ्री सी वेक्टर। अब इसमें जो ए बी और सी है वो आपका क्या है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है इन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस। जो इस क्रिस्टलोग्राफिक का जो एक्सेस है, जो मैंने अभी आपको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस बताया, तो ए डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस है, ये सी डिस्टेंस है, इसको डिनोट कर रहा है। और जो N1 N2 N3 है, ये क्या है, इंटीजर है। अब मेरे को ए से बी तक आने तक कितना लगा, ए तो मतलब ए मतलब 3A प्लस बी की कोई जरूरत नहीं, तो बी 0 हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा, 1, सी 1 है। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 3A वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये इसके क्या आगे लोकेशन को बता रहा है, मींस ये जो क्रिस्टल पॉइंट ए है और जो दूसरा पॉइंट बी है, इससे इस बीच की जो लोकेशन है वो कितनी लोकेशन पे है, वो है आपका 3A वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, एक और पॉइंट कैसे आता है, सपोज हम 2D डायमेंशन में बात करेंगे, 2D में हम बात कर रहे हैं, क्रिस्टल अरेंजमेंट है, अलग अलग अरेंजमेंट में हमारे ये लेटिस पॉइंट के ऊपर हमारा जो बेसिस क्रिस्टल या आइटम का है वो रखा हुआ है। अब सपोज ये वाला जो मैंने प्रीवियस बताया है, ये वाला हमने ओरिजिन से बताया, ये अपने ओरिजिन से चल रहा है, ए पॉइंट से चल रहा है, बी पॉइंट पे चल रहा है। अब सपोज हमारा कोई क्रिस्टल है, हमको ये क्रिस्टल ए है और हमको यहाँ पे जाना है क्रिस्टल बी पे। और सपोज समहाउ अगर हम अभी अपनी लोकेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं, हमारी लोकेशन समहाउ यहाँ पे, इस पॉइंट पे हमारी लोकेशन, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की लोकेशन को हम क्या करेंगे, आर आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब
जब हम यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे चलेंगे, इस पॉइंट के लिए चलेंगे, तो जो इस बीच की जो डिस्टेंस आएगी ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिशन वेक्टर हो गया, ट्रांसलेशन वेक्टर हो गया। और जो इसके बीच में आएगी इसको हम करते हैं आर आर बार डैश से। तो मतलब ये क्या होता है, ये इसकी करंट पोजीशन है एटम की यहाँ पे, और ये इसकी प्रेजेंट पोजीशन है ओरिजिन पे ए पे, और ये हमको कहाँ की डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पे। तो इसका एक और फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो वो एक ये होता है कि आर बार डैश इज इक्वल टू आर डैश प्लस ट्रांजिशन वेक्टर। एक इसका ये फॉर्मूला भी होता है कि मैं ये आर क्या है, इसकी इसकी लास्ट पोजीशन है, मतलब इसको जहां जाना है, इसको जिस पोजीशन पे जाना है ये उस पोजीशन की डिस्टेंस हो जाएगी। ये उसकी करंट पोजीशन है, ये उसकी हो जाएगी करंट पोजीशन, और ये उसकी हो जाएगी लोकेशन। ठीक है ना, ये इसकी लोकेशन हो जाएगी। तो ये कई जगहों पे मतलब ये आता भी है, सपोज हमें डिस्टेंस दी होगी कि हमारे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस इतनी कवर है, या हमको निकालनी पड़ेगी कितने एटम हम कवर कर रहे हैं। तो हम इसकी डिस्टेंस दी होगी, एक एटम से दूसरे एटम की डिस्टेंस कितनी है, सपोज ए है, और इधर से अगर 2 डायमेंशन में है तो एक ये वाली सपोज ए होगी और दूसरी कितनी होगी बी, तो इसकी कुछ वैल्यू दी होगी। तो इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसको एलेबोरेट करेंगे तो फिर हम टी कैप को हम लिख सकते हैं 2D। हाँ, इसमें एक और चीज बताता हूँ, पहले 1 डायमेंशन के लिए ही आपको बता देता हूँ। 1 डायमेंशन में क्या होगा, हमारा जो एटम होगा वो सपोज से 1 डायमेंशन में है, वो ऐसा कुछ है। तो सपोज ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, और हमारा जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में चलना है। तो इसमें जो ट्रांजिशन वेक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हम 1 डायमेंशन उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन टी वेक्टर हो जाएगा हमारा एन ए वेक्टर। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 डायरेक्शन, इसलिए कितना हो जाएगा, एन इंटीजर हो जाएगा, ए प्रिमिटिव ट्रांजिशन वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम इसको 2D क्रिस्टल की बात करें तो 2D क्रिस्टल में जो हमने अभी पढ़ा, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक पोजीशन आ जाएगी यहाँ से यहाँ की सपोज ए, और यहाँ से यहाँ की बी। तो इसके इस सेल्स में जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो हो जाएगा n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर। और अगर हम थर्ड डायमेंशन की बात करेंगे तो इसमें 3 एक्सेस आ जाएंगे हमारे पास। तो इसका फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, ट्रांजिशन वेक्टर हो जाएगा आपका n1 ए बार ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर। ठीक है ना, तो ये इसमें ए बी सी की वैल्यू हमारी डिपेंड करेगी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। मींस अगर समहाउ हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, तो वहां पे ए बी सी इक्वल हो जाएंगे। ऐसे अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम होगा तो उसके लिए अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना। अब सर इसमें ना व्हाइट बोर्ड चेंज कैसे करेंगे, स्लाइड भर गई आई थिंक। हेलो, यस सर। इसमें ये व्हाइट बोर्ड चेंज, एक मिनट, रबड़ देख लो, रबड़ होगा। नहीं मैं नया वाला कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं नए वाले में आ गया। अब हमने यहाँ तक पढ़ दिया कि हमारा अरेंजमेंट कैसा रहता है क्रिस्टल का, हमारे क्रिस्टल के मतलब अरेंजमेंट कैसा होता है, उसमें बेसिस का क्या मतलब है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, और ट्रांजिशन वेक्टर ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है। अब आते हैं कि जब मैंने आपको बताया कि जो एक एटम होता है वो क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न में रहता है। तो अब इसमें सबसे पहले आता है यूनिट सेल, आता है आपका यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल एक सबसे छोटी इकाई है उस क्रिस्टल की जिससे हम बार बार रिपीट करके एक पूरे क्रिस्टल को बना सकते हैं। इसको हम एग्जांपल जैसे ले सकते हैं, जैसे हमारा मकान होता है, तो मकान में हम एक ईंट लगाते हैं, तो उस ईंट को हम बार बार रेक्टिफाई करते रहते हैं, बार बार लगाते हैं, तो हमारा एक पूरा घर का ढांचा बन जाता है। तो सिमिलरली यूनिट सेल भी क्या है, इज ए स्मॉलेस्ट रेप्लिका यूनिट, या एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम बार बार अगर रिपीट करेंगे एक ऑर्डर और एक सिमेट्री में, तो हमें एक पूरा क्रिस्टल मिलेगा। पूरा क्रिस्टल जिसके अंदर हमारा पूरा एक प्रॉपर सिमेट्री होगी एक ही चीज की। सपोज ये एटम है, तो ये एटम बार बार ये मतलब ये यूनिट है बार बार रिपीट हो रही है, तो एक फॉर्म ऑफ क्रिस्टल बना रही है। तो यूनिट सेल होता है एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम पूरी रिपीट करके एक प्रॉपर क्रिस्टल को बना सकते हैं। और इसको हम एक ये भी कह सकते हैं कि एक स्मॉल रेप्लिका होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, मींस जो पूरा स्ट्रक्चर है उसकी एक छोटी सी इकाई है। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज समझने वाले, क्योंकि आपके इसमें क्वेश्चन आ सकता है, एक होता है यूनिट सेल और एक होता है प्रिमिटिव सेल, PRIMITIV प्रिमिटिव सेल। अब इसके बीच बेसिक अंतर होता है। ठीक है ना। अब यूनिट सेल पे हम बात करते हैं, तो इसमें जरा आप समझने की बात यह है कि जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल के अंदर आपका क्या हो सकता है, नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं। सपोज पूरा क्रिस्टल एक ऐसे पैटर्न में बना हुआ, ठीक है ना, पूरे एक ऐसे पैटर्न में बना हुआ पूरा एक अरेंजमेंट है। अब हम इसकी खाली एक यूनिट सपोज इसकी बात करते हैं, तो ये एक 3 डायमेंशन में अगर हम लें तो एक बेसिक यूनिट है। ठीक है ना, ये एक बेसिक यूनिट है जिसको हम बार बार रेक्टिफाई कर रहे हैं, जिससे हम पूरा ये क्रिस्टल को बना रहे हैं।
तो इस जो ये प्रॉपर यूनिट है, ये छोटी सी यूनिट है, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस कितने भी नंबर के हो सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज ये याद रखनी है। और अगर हमारे उसमें जैसे मैंने बताया, सपोज इसके अंदर अभी 8 एटम है, अगर 8 कोनों पे रख दिए तो इसके अंदर अभी राइट नाउ 8 एटम है। तो यूनिट सेल के अंदर जो यूनिट सेल होती है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम भी हो सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो आप सिमिलरली इससे कॉरेस्पॉन्डेंस आप ये बता सकते हो कि अगर एटम्स इतने ज्यादा हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट भी कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि लैटिस पॉइंट जब होंगे तभी उसके ऊपर हम एटम को रख के क्रिस्टल बनाते हैं। तो एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं और नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट हो सकते हैं। अब सेकंड आता है प्रिमिटिव सेल की बात। अब प्रिमिटिव सेल क्या होता है? जो प्रिमिटिव सेल होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि पेज बचेगा। ये होता है कि प्रिमिटिव सेल क्या होता है कि एक सपोज मैं आपको ऐसे के बताता हूँ कि प्रिमिटिव सेल का बेसिक क्या एग्जांपल होता है कि इसके अंदर जो लैटिस पॉइंट होता है वो सिर्फ वन होता है, वन लेटिस पॉइंट होता है, वन लेटिस पॉइंट होता है। अब अगर आप बोलेंगे कि सर वन लेटिस पॉइंट होता है तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? जब वन लेटिस पॉइंट है तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम भी कितना होगा? वन एटम होगा। तो लेटिस पॉइंट जो प्रिमिटिव सेल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट वन होता है और नंबर ऑफ एटम भी वन होता है। और ये क्या होता है? इट इज द मिनिमम वॉल्यूम यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल। ये एक यूनिट सेल क्रिस्टल का मिनिमम वॉल्यूम होता है, मिनिमम वॉल्यूम होता है। प्रिमिटिव जो सेल होता है वो यूनिट क्रिस्टल का मिनिमम वॉल्यूम होता है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने वन क्रिस्टल क्यों बोला? अब जैसे इसमें एग्जांपल आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिंपल क्यूबिक आता है, आपका बीसीसी आता है। तो इसमें क्वेश्चन कई बार ऐसे आते हैं कि जो सिंपल आएगा कि क्या जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है वो प्रिमिटिव होता है या नॉन प्रिमिटिव है। तो उसमें आप कैसे भी डिफाइन करेंगे? तो जैसे मैं बता दूं कि सिंपल क्यूबिक क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। बीसीसी प्रिमिटिव नहीं होता, एफसीसी नहीं होता। ये किसी केस में बन सकते हैं प्रिमिटिव, बट इन एक्चुअल नहीं होते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आपने ये कैसे बताया? तो मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूं तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि इसके तीनों एक्सेस एक दूसरे के बराबर होगी और एंगल भी बराबर होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, एटम्स का हम लेटिस पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, इन पॉइंट पे हमने एटम लैंड करा दिए, ये हमारे एटम्स आ गए, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये जो एटम है, ये मैंने क्या बताया, जो प्रिमिटिव सेल में एक लेटिस पॉइंट होगा और उसके अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस एटम भी ओनली वन होगा। अब वो कैसे कंडीशन में होता है? प्रिमिटिव की कंडीशन में क्या, पहले मैंने आपको बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ एटम वन होना चाहिए और सभी एटम की जो लेटिस के कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट हैं वो एटम क्या होना चाहिए, अपने लेटिस लेटिस जो लेटिस होते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डेंस ही उसके पॉइंट पे स्थित होने चाहिए। मतलब जो एटम्स होते हैं वो अपने लेटिस पॉइंट पे भी ही सिचुएटेड होने चाहिए। जैसे कई बार होता है एफसीसी के केस में, जैसे बीसीसी के केस में सेंटर में आ जाता है या एफसीसी के केस में फेसेस पे आ जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। वो अपने लेटिस पॉइंट पे ही सिचुएटेड होनी चाहिए एटम। और जो जो सेल का जो प्रिमिटिव ट्रांजिशन वेक्टर है वो हम जो यूनिट सेल का हम जो प्रिमिटिव ट्रांजिशन वेक्टर है हम उससे उसको डिफाइन करें। जैसे मैंने बताया कि इसके केस में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, किसके केस में? सिंपल क्यूबिक केस में। अब कैसे होगा? जैसे इस केस में अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे या हम इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, तो हम कैसे बताएंगे? इसके अंदर टोटल 8 एटम है, तो इस एटम के अंदर कितना होगा? अब जैसे देखो इस क्रिस्टल के अंदर जो ये एक पर्टिकुलर एटम है, ये इसका 1/8 पार्ट अंदर है और बाकी इसका 7/8 पार्ट क्या है? आउटसाइड ऑफ द क्रिस्टल है। तो इस जो पर्टिकुलर प्रिमिटिव सेल है इसके अंदर एक एटम का कितना भाग जा रहा है? 1/8 पार्ट जा रहा है। ऐसी सारे जितने भी 8 एटम है इनका कितना पार्ट जा रहा है? पूरा 8 पार्ट जा रहा है। तो 8 एटम का हमारे पास कितना पार्ट जा रहा है? 8 पार्ट जा रहा है। जब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना एटम बच रहा है? 1 एटम। मीन्स हमारे पास सिर्फ हाफ पार्ट जा रहा है सारे एटम्स के, ऐसे हाफ 1/8 पार्ट जा रहा है, ऐसे 1/8 पार्ट जा रहा है। और जब हम इसका क्यूमुलेटिव टोटल करते हैं तो हम जब इस सबको 1/8 पार्ट को 8 टाइम मिलाएंगे तो हमें एक प्रॉपर एटम मिलता है या एक लेटिस पॉइंट मिलता है। सो दैट्स वाई जो प्रिमिटिव सेल होता है उसके अंदर क्या होता है? हमेशा एक एटम सिचुएटेड होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लैटिस में एक एटम होने का मतलब ये हो गया कि लैटिस में जो एटम का जो कुछ भाग जो अंदर रह गया उस क्रिस्टल के, और जो कुछ भाग मतलब लैटिस के अंदर से जो बाहर है, तो हमें सिर्फ लैटिस के अंदर के जो उस पर्टिकुलर सेल के अंदर जितना पार्ट आ रहा है उस एटम से मतलब है। तो अगर हम उन सारे पार्टों का सम कर देंगे तो उसका टोटल सम 1 होना चाहिए। अगर उसका टोटल सम 1 होगा तो वो एक प्रिमिटिव सेल होगा, ठीक है ना। ये इसका बेसिक है। जैसे मैंने आपको अभी सिंपल क्यूबिक का बता दिया, ऐसे अगर जैसे मैं और पार्ट का बता दूं, जैसे मैंने सिंपल क्यूबिक का बता दिया, अब सपोज एक और है, कोई एटम है,
ठीक है ना, ये एक उसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। अब इस एटम में क्या है, सारे जो एटम है वो फेसेस पे हैं, मतलब इसके फेस पे है, फेस पे है, फेस पे है, ये इसके फेस पे है, ये पीछे का फेस हो गया, नीचे का फेस हो गया, पीछे का फेस हो गया। तो ये इस एटम में क्या है, सारे जो एटम है वो किस पे हैं, फेस पे। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो लैटिस पॉइंट होगा, जो इसका लैटिस पॉइंट होगा, मतलब जो इसके अंदर, क्योंकि लैटिस पॉइंट के ऊपर ही क्या होंगे, एटम लैंड होंगे, जो जो तो इसका जो लैटिस पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा उस सेल के लिए, कि कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा। अब देखो इसके अंदर कितना है, फेसेस में लगे हुए हैं, तो इसका कितना होगा, 1/2 पार्ट होगा। कैसे होगा, ये एक प्लेन है, ये एक फेस है ना, यहाँ पे एक फेस, इस फेस के सेंटर में मैं एटम बता रहा हूँ, तो ये एटम क्या होगा, आधा अंदर होगा ऐसे के, और आधा इसके बाहर होगा। तो इस एटम का कितना हो रहा है, 1/2 हो रहा है ना, इसका हाफ पार्ट अंदर है और हाफ पार्ट बाहर है। तो फेस पे हमेशा मतलब लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1/2 होता है, क्योंकि फेस पे है तो आधा पार्ट अंदर होगा और आधा पार्ट अंदर होगा, बाहर होगा। और हम जब कॉर्नर की बात कर रहे थे, तो कॉर्नर की बात में हमारे पास 1/8 पार्ट क्यों रह रहा था, क्योंकि बाकी जो पार्ट है वो उसके बाहर कॉर्नर में, हमारे जो सिर्फ 1/8 पार्ट हमारा अंदर रह रहा था और बाकी 7/8 पार्ट हमारा बाहर रह रहा था। सिंपली अगर हम अगला क्रिस्टल डिटरमाइन करें, सपोज अगला क्रिस्टल हमारा है, कोई ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, जिसमें मतलब एटम्स क्या हैं, इसके एजेस पे हैं, एजेस मतलब इस बीच के एजेस पे हैं, सेंटर में है, इन एजेस पे हमारा क्रिस्टल का एटम सिचुएटेड है। तो ये कितना, इसका कितना भाग होगा, अब ये देखो इसका, ये कुछ ऐसा है, कॉर्नर टाइप का समझ लो, ये कॉर्नर है, इसका एक फेस इस कॉर्नर पे है, इसका 3/4 फेस बाहर को होगा, क्योंकि ये एक बेंड कॉर्नर पे है, ऐसे एल कॉर्नर पे है, यहाँ पे है। तो इस एजेस में जब भी हमारा एटम सिचुएटेड होगा, तो उसका लेटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4 होगा। जब भी जो एटम होगा वो कोने पे होगा, मतलब एजेस पे होगा, किसके, लेटिस स्ट्रक्चर के, तो उसका हमेशा लेटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। जब वो फेसेस पे होगा, मतलब बीच में होगा फेस पे, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। एजेस पे मैंने बता दिया, एजेस पे होगा 1/4। और जब मैंने बताया कॉर्नर पे होगा, जब कॉर्नर की बात आती है, तो कॉर्नर पे उसका लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1/8 रहेगा। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की मैंने बात करी थी पहले आपसे, पहले मैं कोऑर्डिनेशन नंबर ही बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब कोऑर्डिनेशन नंबर, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है एक दूसरे के साथ हम कैसे सामंजस्य बैठाते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे हम अपना ट्यूनिंग बैठाते हैं। तो अब हम इसको क्रिस्टल की बात में करेंगे, तो क्रिस्टल के उसमें यह है कि जैसे हम इसको रेक्टिफाई करते हैं क्रिस्टल को, ठीक है ना, ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया। तो ये हमारे लैटिस पॉइंट पे हमने अपने मॉलिक्यूल भी रख दिए। तो अब कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ कि एक जो एटम है वो अपने आसपास पड़ोस में कितने एटमों से लिंक है। सपोज ये एक और क्रिस्टल होगा, ठीक है, ऐसे के 3 डायमेंशन में और भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे। तो ये अपने कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हुआ कि जो एक एटम है वो अपने आस पड़ोस में कितने एटम से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। मतलब कि किसी क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर उस क्रिस्टल के किसी स्पेसिफिक एटम के चारों ओर और सबसे नजदीक एटम की संख्या को बताता है, कि वो कितने एटम से जुड़ा हुआ है नियर बाई से। जैसे हम बात करते हैं कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम बोलते हैं कि 6 होता है। ऐसे हम बीसीसी में बोलते हैं कि जो बॉडी सेंटर होता है उसका 8 होता है। तो ये कैसे निकला, या हम फेस सेंटर की बात करते हैं, उसमें हम बोलते हैं 12 होता है कोऑर्डिनेशन। तो ये कैसे निकला, ये निकलता है कि वो अपने आसपास के कितने एटम से कनेक्ट है, तो कितने एटम उसके नियर बाय हैं जो उससे सबसे नजदीक वे में कनेक्ट हो रहे हैं, तो वहां से हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है। ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी को डिटेल में बताऊंगा, तो वहां पे कैसे के कैलकुलेट करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, फिलहाल आप वहां पे पॉइंट टर्म आ गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया। अब इसमें अगला आता है आपका इंपॉर्टेंट, मिलर इंडाइसेस। ठीक है, आपका आता है मिलर इंडाइसेस। अब इस मिलर इंडाइसेस में एक्चुअल में 2-3 क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, जहां पे थोड़ा मतलब आपको बस उसके ब्रैकेट से मतलब होना चाहिए, आपको डिटरमिनेंट आप देख के बता दें कि कौन से टाइप का मिलर इंडाइसेस है। पहले आपको मिलर इंडाइसेस बता दूं, मिलर इंडाइसेस क्या करता है कि किसी मतलब जो क्रिस्टल या उसका जो लैटिस होता है, तो उसके क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, कि उसकी डायरेक्शन, या अगर प्लेन होगा, क्रिस्टल में प्लेन होगा, या तो ये प्लेन की स्टडी करेगा या उसकी डायरेक्शन की स्टडी करेगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मिलर इंडाइसेस का उपयोग हम क्या करते हैं, किसी क्रिस्टल या लैटिस के किसी प्लेन या डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है।
अब इसको कैसे, जैसे सपोज मैंने बताया 3 डायमेंशन में है एक्स वाई जेड, और इसका जो पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट सपोज ये है बी, ये हो गया ए, ये हो सी, तो ये किस डायरेक्शन में, मतलब हमको जो निकालना है उसकी डायरेक्शन क्या है, अगर मैं एटम के सेंस में बता रहा हूँ। अब उसको मैं थोड़ा, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं थोड़ा क्लियर में समझाता हूँ। तो मैं पहले डायरेक्शन की बात करता हूँ। सपोज मैं, हमने बताया कि मिलर इंडाइसेस हम किस लिए यूज करते हैं, पहले करते हैं, एक करते हैं डायरेक्शन के लिए। तो अभी मैं डायरेक्शन की ही बात आपसे करता हूँ। डायरेक्शन में कैसे होगा, अब देखो सपोज एज्यूम करना, मैंने आपको बताया ये एक क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है ना। ये थोड़ा केमिस्ट्री भी इसमें आ रही होगी, लेकिन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में थोड़ा अंतर पड़ जाता है, चीजें सेम है, आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं। बट एक तरीका केमिस्ट्री का समझाने का अलग होता है, फिजिक्स का थोड़ा अलग होता है। अब ये जो मैंने क्रिस्टल एटम बनाया, इसको मैं एक्सेस पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो सपोज ये हो गई इसकी वाई एक्स, ये हो गई इसकी वाई एक्सेस, और ये वाली इसकी एक्सेस हो गई एक्स एक्सेस, और ये वाली एक्सेस इसकी हो गई जेड एक्सेस, ठीक है ना। ये एक 3 डायमेंशन में हमने ले लिया, ये एटम है, ठीक है ना। इसकी हम मिलर इंडाइसेस की डायरेक्शनल की बात करें। अब क्या होता है कि जब हम किसी लैटिस के सभी लैटिस पॉइंट ओरिजिन से, अब ये देखो ये बीच का पॉइंट तो हमारा ओरिजिन हो गया 0, हम ओरिजिन से बात करें कि ओरिजिन से अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं जब किसी के लैटिस पॉइंट, जैसे इसका लैटिस पॉइंट एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक इससे बाहर है, तो ओरिजिन से अलग अलग, जैसे ये इस डायरेक्शन में एक एक लैटिस पॉइंट का डायरेक्शन ये हो गया, एक एक्सेस की डायरेक्शन में ही है, एक ये बाहर की डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में चला गया, एक वाई डायरेक्शन में है, एक जेड डायरेक्शन में, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें हम यूज करते हैं मिलर इंडाइसिस का। तो ये क्या करता है कि हम जो लैटिस पॉइंट की जो ओरिजिन से कितनी अलग अलग डायरेक्शन में है उसकी हम इससे स्टडी करते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे मिलर इंडाइसिस का यूज करते हैं। और अगर प्लेन की बात आई, तो प्लेन में कुछ नहीं, सेम चीज रहेगी, बट हम यहाँ पे पूरे फेस की बात करेंगे। ये एक पूरा फेस है, ये क्या है, एक अगर मैं 3 डायमेंशन डब्बा ले रहा हूँ, तो ये इसका एक फेस है, ऐसे ही इसका ये अपर फेस हो गया, ये इसका बॉटम फेस हो गया। तो हम अगर इसको एक्सेस में डाल दें, तो हम क्या करते हैं, पहले तो हमने डायरेक्शन की बात करी, जो हम लैटिस पॉइंट की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सेकंड, हम पूरे इस फेस की बात कर रहे हैं, एक फेस, ये पूरा एक प्लेन है, ये पूरा एक प्लेन है, ऐसे ये पूरा एक दूसरा प्लेन है ये वाला, और एक ऐसे ये पूरा एक तीसरा प्लेन। तो हम इन प्लेनों की स्टडी भी करते हैं, इसका यूज, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, मिलर इंडाइसिस का। तो आप समझ गए, मिलर इंडाइसिस का 2 यूज होता है, फर्स्ट वन फॉर प्लेन एंड सेकंड वन इज फॉर द डायरेक्शन ऑफ द लैटिस पॉइंट। अब हम स्टार्ट करेंगे, या थोड़ा आपको समझाएंगे कैसे कैसे के होता है। तो पहले आपने जैसे देखा होगा, मिलर इंडाइसेस अलग अलग नोटेशन में लिखे रहते हैं। जैसे मिलर इंडाइसेस किससे डिनोट करते हैं, एच के और एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आपने कई जगह देखा होगा, कई जगह इनको जैसे ऐसे ब्रैकेट में रखा रहता है, ठीक है। कई जगह इसको ऐसे के भी लिखते हैं, एच के एल, और कई जगह हम इसको क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसे क्रॉस ब्रैकेट में लिखते हैं, एच के एल। तो ये तीनों एक चीज नहीं है, ये तीनों अलग अलग चीज है, ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो कई बार अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में आ गई, ये किस टाइप का मिलर इंडाइसेस है, या ये किस टाइप का मिलर इंडाइसेस है, ये किस टाइप का मिलर इंडाइसेस, तो अब मैं इसको बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सपोज मैं पहले 1 डायमेंशन लैटिस ले रहा हूँ, ठीक है। वन वन डायमेंशन में क्या होगा, एक ही डायमेंशन होगी, ये अरेंजमेंट हो गया एटम का, ठीक है ना। अब सपोज, अब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी बताया, मैंने कहा सेम डिस्टेंस में होनी चाहिए ना, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए एटम में, एक पीरियोडिक अरेंजमेंट में होना चाहिए। सपोज इसकी से इसके बीच की डिस्टेंस डायरेक्ट है ए वेक्टर, ठीक है। तो इसका जो मिलर इंडाइसेस होगा, तो सिंपल है, तो इसको यहाँ पे मिलर इंडेक्स बोलेंगे सीधा। मिलर जो इंडेक्स होगा, ये कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा, एच होगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, जो ये छोटा वाला कोष्टक ले रहे हैं, जो छोटा वाला ब्रैकेट ले रहे हैं, ये हमेशा किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शनल के लिए यूज होता है। मतलब हम जब लैटिस पॉइंट की डायरेक्शन निकालेंगे, तो हम जब मिलर इंडाइसेस को लिखेंगे, उसको हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखें। तो अगर क्वेश्चन बन के भी आता है कि किस टाइप का मिलर इंडाइसेस है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये डायरेक्शनल मिलर इंडाइस, मतलब ये क्या बता रहा है, लैटिस पॉइंट की डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। अब अगर हम अगली 2 डायमेंशन की बात करते हैं, तो 2 डायमेंशन में कैसे हो जाएगा, अगर 2D लैटिस की बात करें, 2D की बात करें, तो इसमें ऐसे पीरियोडिक अरेंजमेंट में होगा, ठीक है। तो अभी इसमें 2 डायमेंशन आ गए, तो सपोज इससे यहाँ की दूरी हो गई ए वेक्टर, और ये वाली दूरी हो गई बी वेक्टर। तो ये हम 2D की बात करें, तो इसमें हमारा जो मिलर इंडाइसेस होगा, वो क्या हो जाएगा, एच और के, ठीक है ना। और अगर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे, तो 3 डायमेंशन में हमारे प्रॉपर्टीज कैसे हो जाएगी, ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस। तो इसमें मिलर इंडाइसेस हो जाएंगी एच के
एन, और ये ब्रैकेट के अंदर होंगे, स्मॉल ब्रैकेट के, क्योंकि हम लैटिस कांस्टेंट मतलब लैटिस पॉइंट को डायरेक्शनल वे में मतलब निकाल रहे हैं, तो मिलर इंडाइसेस इसलिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ तक हम समझ गए कि हमारे मिलर इंडाइसेस 1D 2D 3D में कैसे कैसे होते हैं। अब अगला आता है कि हम बात कर रहे थे कि इसको निकालेंगे कैसे, जो मैं आपको बता रहा था कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन आता है सपोज। तो मैं अगर 1D की बात करूं तो मैंने आपको बताया पीरियोडिक अरेंजमेंट में ऐसे रहता है, और इसके बीच की सपोज डिस्टेंस है ए वेक्टर, ठीक है। अब सपोज एक पॉइंट है यहाँ पे, सपोज ए पॉइंट पे ये एटम है, ये लेटिस पॉइंट से हमें सपोज यहाँ पर तक हम निकाल रहे हैं, बी पॉइंट के निकाल, हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायरेक्शन निकाल, ठीक है। तो जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायरेक्शन निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, नंबर की, एक तो हमने बताया था कि इसके बीच की डिस्टेंस सेम होगी और नंबर ऑफ रिपीटेशन, तो हमारा पोजीशन कैसे आ जाएगा, जो आर वेक्टर आता है वो होता है एन होता है इंटीजर, यहाँ पे सिंगल हम वन डायमेंशन की बात करें तो सिर्फ एम एन लिख रहे हैं, और एक होता है आपका सेकंड, आपका क्या आ गया वहां पे लैटिस पैरामीटर, तो इसका लैटिस पैरामीटर कितना है, ए है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू एन ए। अब हम ए से बी के बीच में जाएंगे तो आप देखो यहाँ पे कितने एटम क्रॉस हो रहे हैं, 1 2 एंड 3, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3A, ठीक है ना, यहाँ पर के लिए। और इसका जो ये एन है, यहाँ पे जो वन डायमेंशन की बात करें, यही इसका क्या होता है, मिलर इंडेक्स होता है, तो इसका मिलर इंडेक्स कितना हो जाएगा, 3, ठीक है ना, इस सेंस में इसका मिलर इंडेक्स हो जाएगा 3। अब अगर हम 2D की बात करें, 2D में मैंने सेम बताया, ये क्रिस्टल पैटर्न हो गया, ठीक है। ए बी मैंने आपको बताया, इसके 2 डायमेंशन में तो दो अलग अलग होंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब सपोज यहाँ पे मैं नोटेशन को बताता हूँ, एक होगा ए, एक यहाँ से यहाँ की ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा, ये कोई एटम है तो ए बी, मतलब ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हो गई ए, और यहाँ से यहाँ की हो गई बी वेक्टर, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे मैं बात करूँ कि कोई पॉइंट सपोज यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे है ए, कहाँ पे है, सपोज ए पॉइंट यहाँ पे है, और मुझे जाना है यहाँ पे बी पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं वहां उस समय जब आपको मैंने ट्रांसलेशन वेक्टर बताया, तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा, ठीक है ना। या अगर बी डिस्टेंस यहाँ पे होती तो मैं यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ से यहाँ जाता, तो यहाँ से यहाँ जाता, क्योंकि मुझे बीच की लोकेशन को डिटरमाइन करना है। तो इस केस में जो पोजिशन वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से सपोज मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं कितना चला, ये सपोज ए डिस्टेंस थी और ये खड़ी वाली बी डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ से ए चला, तो एन कितना हो जाएगा 1, मैं 1 चला, ठीक है। अब यहाँ से बी की कितनी डिस्टेंस गई, 1 2 3, ठीक है ना, तो मैं कितना आ गया यहाँ पर से 3 आ गया, तो -3 बी वेक्टर, ठीक है। तो ये जो n1 और n2 यहाँ पे आया, ये क्या हो गया, इसका मिलर इंडेक्स हो गया, कितना हो गया, इसका मिलर इंडेक्स कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 और 3। और हाँ, यहाँ पे मैंने माइनस नोट किया, तो एक चीज आप हमेशा डिनोट करना कि जो मिलर इंडाइसेस होता है वो माइनस में नहीं होता, अगर माइनस में है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है, डिनोट करने के लिए। अगर वो पॉजिटिव में होता तो 1 और 3 लिख देते, ठीक है ना। तो ये इसके मिलर इंडेक्स इंडेक्स निकल जाता है। और एक और चीज, मिलर इंडेक्स को हम हमेशा मतलब क्या करते हैं, स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। सपोज अगर यहाँ पे मिलर इंडेक्सेस निकलता, सपोज निकलता आपका 6 और 3 में भी, अगर ऐसे निकलता तो हम इसको सिंप्लीफाइड करके लिखते, 3 बाहर निकाल देते, 3 2 6 1, तो हमारा मिलर इंडेक्सेस कितना हो जाता, 6 3 की जगह पे हमारा मिलर इंडेक्सेस जो 2 1, हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, जितना सिंपल हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम 3 डायमेंशन की बात करें, तो 3 डायमेंशन में भी जैसे मैं अब बात करूं 3D लैटिस की, मैंने अभी बात करी, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे 3 डायमेंशन में बनाएंगे, तो इसकी हमने वैल्यू कितनी बता दी, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है ना। अब सपोज इसी से आगे एक और एटम जुड़ा होगा, ठीक है, ये एटम जुड़ा होगा। अब इस एटम से अगर हमको सपोज इस एटम तक जाना है, तो हम कैसे के जाएंगे, हमने आपको पोजीशन वेक्टर बता दिया था, क्या होता है n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर, ठीक है ना, ये पोजीशन वेक्टर होता है। तो अगर हम इस पॉइंट से, अगर हम ओरिजिन से जा रहे हैं, सपोज मैंने इसको एक्सेस में डाल दिया, ये एक्सेस में चला गया, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और ये इसका हो गया जेड एक्सेस, तो ये ओरिजिन से अगर मैं चलूँ तो जीरो से मैं चल रहा हूँ, अब मैं जीरो से इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, सपोज मैं जीरो से ही अब इसका पॉइंट मैं बता देता हूँ, सपोज ये है कैपिटल ए, ये है कैपिटल बी, और ये है कैपिटल सी। अब मैं जीरो से अगर ए की ओर चल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ को आ रहा हूँ, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, ए है, स्मॉल डिस्टेंस, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ उसको, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, मैं अभी ओरिजिन से चल रहा हूँ, ठीक है।
इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की है a, ये है इसकी सपोज ये a हो गई, सपोज ये है इसकी b और ये हो गई इसकी c। 3 डायमेंशन में आप एज्यूम करना, ठीक है ना। अब सपोज मैं ये a है तो ये भी a होगी, ठीक है ना। ये पॉइंट a बोला मैंने। अब मैं ओरिजिन से अगर मैं a की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ, तो मेरा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से वहां के लिए n कितना हो जाएगा 1। और ये मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो मेरे को इस डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 0। सी डायरेक्शन की मुझे जरूरत नहीं, तो सी की जो n की वैल्यू हो जाएगी वो भी हो जाएगी 0। तो इस केस में मेरा पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, जो n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, n1 की वैल्यू 1 है, 1 a वेक्टर, n2 की वैल्यू 0 हो गई और n3 की वैल्यू भी 0 हो गई सी वेक्टर। तो मेरे को जो पोजीशन वेक्टर मिला वो कुछ ये मिला, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो ये n1 n2 और n3 है ये मिलर इंडाइसेस हो जाएगी। तो इस 3 डायमेंशन की जो मिलर इंडेक्स हो जाएगा, जो मिलर इंडेक्स हो जाएगा या मिलर इंडेक्स हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 1 0 0, ठीक है ना। इसकी मिरर इंडेक्सेस हो जाएगी 0 0। अब सिमिलरली अगर मैं 0 की जगह पे इस डायरेक्शन में जाता, बी की डायरेक्शन में जाता, तो मेरे को क्या हो जाता, n1 0 हो जाता, जो n2 होता वो आपका 1 हो जाता, n3 तो पहले से 0 है। तो इस सेंस में मेरे पास क्या बचता, 0 1 0। और अगर सिमिलरली मैं बी की जगह पे सी डायरेक्शन ऊपर की ओर जाता, तो n मेरा यहाँ पे बी वाला 0 हो जाता, n2 n1 ऑलरेडी 0 और जो n3 सी वाला है वो 1 हो जाता। तो मेरे को जो मिरर इंडाइसेस मिलती है वो मिलती है 0 0 1। तो ये ऐसे के निकाला जाता है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ तक बता दिया। अब अब इसको हम अब मैंने आपको एक चीज बता दिया था कि ये वाला जो होता है ये डायरेक्शनल के लिए यूज होता है। अब मैंने जो यहाँ पे आपको निकाली है 3 वैल्यू, 1 0 0 निकाली, 0 1 0 निकाली और 0 0 1 निकाली। तो अगर हम इसको प्लेन के सेंस में निकालेंगे, या अभी मैं डायरेक्शन की बात बता रहा हूँ, तो ये तीनों एक ही फैमिली में आते हैं। अभी आप बोलेंगे सर ये फैमिली में कैसे है, तो आपको मैं बताऊं, जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे हम इस डायरेक्शन का, तो वो क्या होता है, अंडर रूट होता है मिलर इंडाइसेस के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मैंने आपको 3 बताए, एक था 1 0 0, एक था 0 1 0 और एक था 0 0 1। ये 3 थे, तो मैंने कहा ये तीनों एक ही फैमिली के, मतलब चाहे मैं ए की डायरेक्शन में जाऊं, बी की डायरेक्शन में जाऊं, सी की डायरेक्शन में जाऊं, मुझे इंडाइसेस जो मिल रहे हैं वो अलग अलग वैल्यू है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ये मतलब एक ही फैमिली के हैं। और उसके लिए हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड में अगर हम इसकी वैल्यू लगाएंगे, एच की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रख देते हैं और के की वैल्यू 0 0 रखते हैं, हमें मैग्नीट्यूड लास्ट में 1 ही मिलेगा। अगर हम इस वाली वैल्यू को यहाँ डालें तब भी हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 ही मिलेगा, और अगर हम ये लास्ट वाली वैल्यू को भी इसके अंदर मैग्नीट्यूड निकालें तब भी हमें 1 मिलेगा। तो ये क्या बताता है, ये बताता है फैमिली ऑफ लेट, मतलब एक फैमिली बताता है, मतलब फैमिली ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं, मतलब अलग अलग फैमिली ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन तो इस जगह पे हमारा जो मिलर इंडाइसेस होता है उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर यूज करते हैं, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ब्रैकेट्स के अंदर। तो जो ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ब्रैकेट होता है, ये फैमिली बताता है डायरेक्शन की अलग अलग सेंस में। लेकिन इसके अंदर कितने आ गए, जैसे आगे 0 0 1 वाला आ गया, एक आ गया 1 0 0 0 1 0। तो ये क्या है, एक फैमिली के हैं, इसलिए हमने इसको सीधे ब्रैकेट के, स्मॉलर और ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर आ गए। तो ये जो स्मॉलर और ग्रेटर देन ब्रैकेट है ये किसको डिनोट करता है, फैमिली की डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है, हम प्लेन की बात करेंगे। हमने डायरेक्शन पढ़ दिया, अब हम बोलेंगे प्लेन। तो मैंने प्लेन के लिए बताया, पहले थोड़ा मैथमेटिकल टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं। सपोज हमारा ये एक्सेल है, वाई और एक्स। अब हम इसमें जब कोई स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज ने पॉइंट ये ओरिजिन हो गया, ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, तो हमारा स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है मैथमेटिक में, इक्वेशन हमारा ये रह जाता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये हमारा होता है स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, ठीक है ना। और अगर हम इसी को एक और एक्सेस सी खींच देते हैं यहाँ पे, और ये सी से भी इंटरसेक्ट करती लाइन, तो हम 3 डायमेंशन में इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ये 3 डायमेंशन का फॉर्मूला हो गया। और इसमें अब हम इसको क्रिस्टल एक्सेस की बात करें, तो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे, जो एक्सेस पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है, ये इसकी वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कोई फ्रैक्शन में हो सकती है, सपोज 1/2 3/2। तो इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट टू लेके कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू तक, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है। अब इससे हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, तो 1 मिनट में जरा इसको क्रॉस करूं, सेव एंड फिर से मैं व्हाइट बोर्ड खोलूं, कंटिन्यू।
अब इससे आगे पढ़ते हैं। तो देखियो यहाँ तक मैंने बता दिया। अब क्योंकि मैंने इंटर पॉइंट बता दिया, यहाँ पे इंटरसेप्ट होता है, इसका कैसे निकालेंगे? तो इसके जो एच की वैल्यू होती है 1/a लिखते हैं उसको, जो हमने x/a लिखी थी। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला लिखा था ना, x/a प्लस y/b प्लस अगर मैं थर्ड डायमेंशन की z/c इज इक्वल टू 1। तो जो ये 1/a है यहाँ पे, तो ये 1/a को डिनोट किससे करेंगे? s से करेंगे। ऐसे ही k को हम किससे डिनोट करेंगे? 1/b से। और इसके बाद हमारा जो एल होगा वो होगा 1/c। तो जो मिलर इंडाइसेस हो जाएगा वो एच एक्स प्लस के वाई प्लस एल जेड इज इक्वल टू 1। तो ये कुछ ऐसी वैल्यू बनेगी, ठीक है ना। अब हम इसको निकालेंगे कैसे? अगर हम सिंपल इसको इक्वेशन में निकालें, क्वेश्चन आ गया तो इसको निकालना कैसे? सपोज देखो कोई क्वेश्चन आया, उसमें आपको ऐसा ग्राफ दे रखा है और आपको सपोज 3 डायमेंशन में इंटरसेक्शन पॉइंट बताया, या 2 डायमेंशन, कैसे निकाल सकते हैं आप? ये निकाल रखा मैंने, बोला ये एक्स वाई जेड एक्सेस है और यहाँ पे ए बी और सी पॉइंट है। सपोज उसने पॉइंट की वैल्यू दे रखी होगी, सपोज यहाँ पे उसने 3 पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे 4 पे किया, यहाँ पे सपोज 5 पे किया। तो अब वो बोलेगा कि इसकी मिलर इंडाइसेस की वैल्यू निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल बेसिक दो स्टेप आपको याद रखना है कि हमको पहले एक्स एक्सेस पे कितने पे किया हमने, हम बोलेंगे 3a पे किया, मतलब हम 3a पे, y पे कितना किया 4b पे किया, और z पे कितना किया 5c पे किया सपोज। तो इसमें क्या होता है, जो जनरल फॉर्मूला याद रखना, x के उसमें जो भी वैल्यू होगी एन ए, वाई इज इक्वल टू सपोज होगी एन, या एन के मतलब, या सपोज होगी n1, ठीक है, n1a n2b, और z इज इक्वल टू होगी n3c। जो भी वैल्यू दी होगी n1 n2 n3 की, जैसे यहाँ पे n1 की वैल्यू दे रखी 2, n3 की दे रखी है 3 और इसकी दे रखी है 5 सपोज, ये a b c। तो आपको क्या कर देना है, सीधे इसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है इस वैल्यू का, जो ये वैल्यू, ठीक है। वैसे इसको अगर जस्टिफाई करते हैं तो इसको नेक्स्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम 2/a/a करके भी निकाल सकते हैं कि 2 आएगा, बट इतना लेंथी नहीं करना। सीधे आपको जो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल निकाल देना है। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/3 और इसका हो जाएगा 1/5, ठीक है ना। आपको इसका रेसिप्रोकल निकाल देना है, और वो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगी, आपकी मिलर इंडाइसेस की वैल्यू हो जाएगी। मतलब आपका एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा आपका 1/2, के हो जाएगी आपकी वैल्यू 1/3, और आपकी एल की वैल्यू हो जाएगी 1/5। अब थोड़ा इसको क्वेश्चंस में समझते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे आएगा, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक बता दिया, आपको सीधे रेसिप्रोकल कर देनी है एन की वैल्यू को मिलर इंडाइसेस निकालने के लिए। अब सपोज प्लेन के जब हम साइंस में पढ़ रहे हैं, तो ये मैंने बताया एक कोई क्रिस्टल है यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है ना, इस एक्सेस पे है, इसका यहाँ भी आ जाएगा, ये एक एक्सेस पे है, ठीक है। अब हम इस फेस की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, ये 3 एक्सेस पे है। अब सपोज ये मैंने प्लेन की बता दी, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस है a, सपोज इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ b, और इसकी खड़ी वाली डिस्टेंस है आपकी c, ठीक है ना। अब हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं और हम निकाल रहे हैं ओरिजिन से, सपोज ये एक्सेस है x, यहाँ से निकाल रहे हैं, ये y वाला गया। तो ये ओरिजिन पॉइंट 0 है, यहाँ से हम निकाल रहे हैं, सपोज पॉइंट हमने खींच दिया यहाँ पे, थोड़ा इसको सही से बना देता हूँ, ठीक है। ये एक फेस है, ये एक्सेस गई x, ये ऊपर वाली है आपकी y, और ये आपकी z एक्सेस हो गई। और हमको सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है a, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है प्लेन का a, और एक सपोज यहाँ पे b, और ये वाले डायरेक्शन में c है सपोज, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस सपोज हमने बोला a है, यहाँ की डिस्टेंस है b, और इसकी डिस्टेंस है ऊपर की c, ठीक है ना। अब हम सपोज इस फेस का निकाल रहे हैं, सपोज ये जो फ्रंट फेस है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये फ्रंट फेस की निकाल रहा हूँ। तो अब देखो मेरे को ओरिजिन 0 से निकालना है, तो मैं इस डायरेक्शन के लिए निकाल रहा हूँ, इस प्लेन के इस फेस की निकाल रहा हूँ। तो अब देखो इस जेड डायरेक्शन में सिर्फ कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, बी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स, अब देखो 3 डायमेंशन में एक्स वाई और जेड की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास एक्स के लिए वैल्यू क्या आएगी, एक्स के लिए जो एन ए की वैल्यू है यहाँ पे n1a n2b और n3c, सपोज, हाँ ठीक है। अब n1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये वाला फेस की बात कर रहे हैं, तो ये तो फेस एक्स एक्सिस पे तो लैंड नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस तो पीछे छूट गया, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस तो b है। ये कर रहा है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट। तो हम यहाँ पर इस ओरिजिन से यहाँ की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस पे कोई लैंड नहीं कर रहा है, ना ही वाई एक्सिस पे कर रहा है, ये सिर्फ इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ पे, इसका जेड एक्सिस पे। तो इससे इसकी डिस्टेंस यहाँ पे इसकी 0 हो जाएगी, n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, n2 की वैल्यू c पे भी नहीं कर रहा है, सपोज वाई एक्सिस पे 0 हो जाएगी, और जेड पे कर रहा है, तो जेड पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 बी के सपोज कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अब कैसे हो जाएगा, मैंने बता दिया एक्स वाई जेड लिया मैंने बोला 1 पे ए पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ए पे कितना कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है,
अब ये इस एक्सेस पे कहाँ करेगा इंटरसेक्ट हमें नहीं पता, तो इनफाइनाइट पे कहीं कोई भी वैल्यू हो सकती है, सी पे कहाँ पे करेगा हमें कुछ नहीं पता, तो इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सेस पे कोई हमारे पास वैल्यू नहीं, तो इनफाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे ही हमारा वाई पे भी हमें नहीं पता कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वाई ए वाई बी। जेड पे हम बोल रहे हैं कि हमारा इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की बी है, तो बी एन एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एन, और इसका होगा सी। तो अगर हम इसके मिरर इंडाइसेस की बात करें, तो मैंने क्या बोला, जो ये वैल्यू है हमको इसको सीधा रेसिप्रोकल कर देना है। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/इनफाइनाइट ये भी हो जाएगा 1/इंफिनिटी, और ये हो जाएगा 1/1। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, जीरो जीरो, 1/इंफिनिटी जीरो होता है, 1 हो जाएगा। तो इसके मिरर इंडाइसेस की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1 0 0 1। और ये प्लेन के सेंस में हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इसके सेंस में हम सॉरी इसके सेंस में हम ब्रैकेट लगाएंगे। सॉरी सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी। हाँ हाँ ठीक है, इसको हम निकालेंगे 0 0 1, ठीक है ना। इसको हम देंगे 0 0 1, हमारे क्या आ गए, मिलर इंडाइसेस आ गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, सपोज इसी प्लेन के अगर हम नेक्स्ट में बात करें, अगर हमको जीरो से एक ही डायरेक्शन में निकालना पड़ता है, तो हमारे पास जो ये वाला पॉइंट रहता, हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है इस पॉइंट पे, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, बाकी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो हमें यहाँ पे मिलर इंडाइसेस मिलता 1 0 0। अगर हम सी के कॉरेस्पॉन्डेंस में निकालते तो हमें फिर मिलता 0 1 0, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सेस थोड़ा अलग अलग, बी को हमने इधर नोट कर दिया, इसलिए 1 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू इस तरीके से चेंज होती। तो सॉरी मैंने एक चीज और बताई थी, डायरेक्शन में, सॉरी डायरेक्शन में ये वाला ब्रैकेट लगता है, सॉरी डायरेक्शन में जो डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल में ये वाला ब्रैकेट लगेगा, डायरेक्शन में ये लगेगा, और जो स्मॉल ब्रैकेट लगेगा ये प्लेन के केस में लगेगा। इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लेना, ये वाला ब्रैकेट प्लेन की केस में लगेगा, और ये वाला डायरेक्शन की केस में अब बड़ा ब्रैकेट लगेगा, और फैमिली के केस में ग्रेटर देन वाला स्मॉल लगेगा, एच के एच। तो ये होती है मिलर इंडाइसेस। अब थोड़ा बात करते हैं, यहां तक हमने समझ लिया, अब आते हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्रिस्टल के बीच की डिस्टेंस की। क्रिस्टल के बीच में एक एक सेम डिस्टेंस पे अरेंजमेंट होता है एटम का। तो अब यहाँ पे पहला टर्म निकल के आता है लैटिस पैरामीटर, या इसको बोलते हैं लैटिस कांस्टेंट, ठीक है ना। अब लैटिस कांस्टेंट क्या हुआ, लैटिस कांस्टेंट का मतलब हो गया कि लैटिस का जो जो लैटिस पैरामीटर क्या होता है, कि जो दो एटम है, हम अभी इस इतने बड़े ऑर्डर में सिर्फ दो एटम को उठा रहे हैं, सिर्फ दो एटम को उठा रहे हैं। तो क्या करता है कि जो किसी लैटिस का जो लैटिस पैरामीटर होता है, वो क्या होता है, जो दो कंजिक्यूटिव एटम होते हैं एक के बाद दूसरा एटम, उसके सेंटर के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को, यहाँ सेंटर से लेंगे दोनों के, उसकी जो बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लैटिस कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी दो एटम के बीच की डिस्टेंस को, वो कंजिक्यूटिव एटम के एक ही ऑर्डर में रहते हैं, तो उन दो एटम के बीच की दूरी को हम लैटिस कांस्टेंट कहते हैं। अब इसको कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पे देखेंगे, 2 डायमेंशन के दो दो एटम है ऐसे चिपके, क्योंकि अरेंजमेंट में रहेगा, तो दो एटम के बीच की डिस्टेंस, सपोज यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आर थी, तो इसकी डिस्टेंस भी आर होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अरेंजमेंट में शेप साइज सब सेम रहता है। तो इसकी भी डिस्टेंस आर थी, इसकी डिस्टेंस आर थी, तो इसका लैटिस कांस्टेंट हम डिनोट करते हैं ए से, वो कितना हो जाएगा, आर प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r। तो ये किस केस में हो गया, जब हमारे पास सिंपल क्यूबिक के केस में ये वाला हो जाएगा कंडीशन। पैरामीटर की डेफिनेशन बता रहा था कि दो कंसेक्यूटिव एटम के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट या लैटिस पैरामीटर बोलते हैं। इसमें अगला टर्म आता है आपका कि यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम, वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखो यूनिट सेल का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, यूनिट सेल का वॉल्यूम अगर हम यूनिट सेल की बात करें तो क्यूबॉइड में अगर लेते हैं, तो हम इसकी डिस्टेंस ए बता रहे हैं सब जगह, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब, ठीक है ना। और अगर हम इसमें नेक्स्ट अगर करते हैं कि एक एटम कि अगर वॉल्यूम ऑफ इस एटम, यहाँ पे एक एटम है, इस एटम का वॉल्यूम कितना है इस यूनिट सेल के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो एटम है वो एक स्पेरिकल फॉर्म में है, तो स्पेरिकल का जो आपका वो होता है वॉल्यूम होता है, वो कितना होता है, स्पेरिकल का होता है 4/3 4/3 तो ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एन एटम इन यूनिट सेल, ठीक है ना। सिमिलरली इसमें एक और टर्म आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग
फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया, इसमें घबराने वाली टर्म नहीं है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये सोचो कि किसी क्रिस्टल के अंदर कितने डेंसिटी में, मतलब कितना ठूस ठूस के कोई एटम को भरा हुआ है। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन सबसे, अगर क्वेश्चन आ गया कि पैकिंग फ्रैक्शन का रोल क्या है, वो बताता क्या है, तो पैकिंग फ्रैक्शन बताता है कि वो क्रिस्टल कितना सॉलिड है, कितना कॉन्स्टिट्यूट है। मीन्स उस क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल कितना, मतलब कितने एटम फील्ड है उसकी, कितनी टाइटली बाउंड है एक दूसरे से, एक क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने जाता है, ठीक है ना, कि वो कितना पैक्ड है एटम से। तो इसको पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कि उसका होता है हमारा कि जो वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, कि जो एक एटम का वॉल्यूम है यूनिट सेल का, डिवाइडेड बाय वो होल वॉल्यूम से डिवाइड हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन का सिंपल करना है कि हमें एक एटम का वॉल्यूम से पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम को डिवाइड दे देना है, तो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन निकल आएगा, ठीक है ना। अब इन सब टर्म को हम स्टार्ट करते हैं। अब यहां से हमारा क्रिस्टल सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। पहले आएगा सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है। ये सिंपल क्यूबिक है तो इसकी हर डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है ना, और इसमें आइटम का अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहता है। अब इसके उसमें फटाफट हम निकालेंगे। पहले मैंने कहा लैटिस पैरामीटर की बात, तो लैटिस पैरामीटर क्या हो जाएगा, लैटिस कांस्टेंट कितना हो जाएगा, मैंने बताया था ए इज इक्वल टू क्या होता है 2r। तो सिंपल क्यूबिक केस में क्योंकि डिस्टेंस ए ही है और इसकी रेडियस r होगी, तो दो के बीच की अगर, क्योंकि इसमें तो हम देखो एक चीज और समझने वाली बात है, इसमें हम अभी हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, इसलिए हम बीच में ये बाढ़ से ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, डंडे लगा रहे हैं ना। इन एक्चुअल में क्रिस्टल ऐसा नहीं होता, इन एक्चुअल में क्रिस्टल एक दूसरे से चिपके होते हैं, ऐसे बीच कोई डिस्टेंस नहीं रहती, ऐसे ऐसे चिपके रहते हैं। ये तो हम जो बताने के लिए हम ऐसे डिस्टेंस बनाते हैं ना, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया कि लैटिस कांस्टेंट, तो हम एक इमेजिनरी पार्ट सोच रहे हैं कि 3 डायमेंशन में हमारा क्रिस्टल कैसा दिखेगा, इसलिए हम कुछ ऐसा इमेजिनरी पार्ट बना के ऐसे आइटमों को अरेंज कर देते हैं। बट इन रियल में जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे चिपके रहते हैं, बहुत कम डिस्टेंस रहता है, तो इसलिए इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लैटिस कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ से आर, तो इसकी इसमें 2r हो जाएगी सिंपल क्यूबिक के केस में। तो इसको थोड़ा समझना, ये हम समझने के पर्पज से बीच में लाइन वगैरह बना के समझते हैं कि हमारा क्रिस्टल ऐसा होगा, बट इन रियल एटम एक दूसरे से बहुत क्लोजली बाउंड होते हैं, ठीक है ना। तो अब सिंपल क्यूबिक का जो लेटिस कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2r होगी, ठीक है ना, क्योंकि दो एटम एक दूसरे चिपके होंगे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी निकालते हैं ना, 2r। अब अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, तो स्पेरिकल है तो इसके वॉल्यूम की कितनी हो जाएगी, अगर हम सिंपल क्यूबिक का वॉल्यूम निकालें, मैं नेक्स्ट पे कर देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक का अगर हम निकालेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, अगर हम इसमें देखें तो इसमें 8 एटम हमारे कोने में ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ एटम, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का क्या था फॉर्मूला, कि नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एटम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम आएगा जितना भी है, और हम एक एक एटम का निकालने में, सॉरी यहाँ पे हम एक एटम का निकालेंगे, ठीक है, हम पूरे पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ एटम 1 हो जाएगा। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर का कॉन्स्टिट्यूट कितना होता है यूनिट सेल के अंदर, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम आएंगे, तो 1/8 पार्ट ऑफ 8 एटम आ रहा था, तो नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे थे, 1 आ रहे थे। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 1, और वॉल्यूम आपको पता ही है मैथमेटिकल जितना भी होता है πr3, ठीक है ना। तो ये इसका यूनिट सेल का सिंपल क्यूबिक का वॉल्यूम हो जाएगा। तो अगर इस पे बेसिक क्वेश्चन आएगा तो आप इसकी सीधे आपको नंबर ऑफ एटम दिए होंगे और आपको वॉल्यूम निकालना होगा, आर की आपको आर निकालना होगा, तो आर की आप वैल्यू यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं, आर की वैल्यू अगर आपको दी भी होगी तो आप वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहाँ से निकाल सकते हैं। सेकेंड वन, अब यहीं पे बात करते हैं एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा। एक एटम का वॉल्यूम मैंने बता दिया 1 इंटू मतलब 4/3 हो जाएगा सीधे πr3, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद एटम ऑफ यहाँ पे यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है, एटम का मैंने वॉल्यूम बता दिया कि आप एक एटम निकालेंगे उसका वॉल्यूम निकाल देंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1/3 ऑफ एटम, सॉरी यहाँ पे एटम कि एक एटम का वॉल्यूम कितना आएगा यूनिट सेल के अंदर, वो आ जाएगा 4/3 πr। अगर एक एटम का निकाल दिया, अब यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे, यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे, यूनिट सेल का नंबर ऑफ एटम हमारे पास यहाँ पे सिंपल क्यूबिक में 8 एटम है, कितने एटम है, 8 एटम है, तो कितना हो जाएगा, क्यूबिक का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, इसकी तीनों की डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे सेम है। इसकी सिंपल क्यूबिक में जो तीनों एक्सेस की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे
क्यूबॉइड का जो क्यूबिक का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब होता है, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, इसमें यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय एक, मतलब उसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो इसमें कितना हो जाएगा 8a क्यूब। ये किसका हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक सेल का जो वॉल्यूम होगा यूनिट सेल का वो हो जाएगा 8a क्यूब। ठीक है ना। अब यहीं पे अब हमने एक और टर्म पढ़ा था पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का क्या बताया था कि एक एटम का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो अब हमारा एक एटम का वॉल्यूम कितना आ रखा था, सिंपल सिंपल क्यूबिक के सेंस में जो पैकिंग फ्रैक्शन है, तो एक एटम का कितना आ रखा था 4/3 पाई r क्यूब, डिवाइडेड बाई वन यूनिट का आ गया था हमारा 8 r क्यूब। ठीक है ना, क्योंकि ए क्या है, वो डिस्टेंस है एटम से एटम की, तो ए इज इक्वल टू आर हो गया। ए को हमने आर मान लिया है, आप ए भी रख सकते हैं, तो हमें ये भी ए रखना पड़ेगा। ठीक है, या आर रखना है तो इसको आर भी रख सकते हैं। तो अब इसको काट पीट के जितना भी करेंगे, आई थिंक कितना आएगा, 2 4 2 8, 1/6 पाई r क्यूब, इतना ही आएगा। अब आप पाई की वैल्यू निकाल दीजिए और जितना भी निकाल दीजिए, तो मतलब लास्ट में क्या होता है, जब आर की भी आपको वैल्यू पता होगी, तो जो सिंपल क्यूबिक है उसका जो पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो आती है 52%। मीन्स ये बता रहा है कि सिंपल क्यूबिक के अंदर जो डेंसिटी ऑफ एटम होती है वो इतनी रहती है, 52% डेंस रहता है। मतलब उससे क्या बताते हैं, हार्डनेस ऑफ क्रिस्टल, ये सब चीज बता सकते हैं। ऐसे ही आप अब जैसे ये आपने यहाँ तक पैकिंग फ्रैक्शन का पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है आपका सिमिलरली एफसीसी, सॉरी बीसीसी। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर, बॉडी मतलब जो आपका एटम है, ये आपका एटम है, इसमें जो एटम है वो आपके कोने में तो है, कॉर्नर के साथ साथ आपके बॉडी सेंटर इसके किस में है, सेंटर में भी है। मतलब एक एटम इसका कहाँ है, सेंटर में भी है। तो इस टाइप के क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्रिस्टल बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, जैसे भी आप बोलें। सिमिलरली आप इसका भी निकाल सकते हैं। अब इसका निकालने के लिए थोड़ा आपको 3 डायमेंशन में समझना पड़ेगा, थोड़ा मैथमेटिक लानी पड़ेगी। मैंने कहा कि सिस्टम क्या होता है, क्लोज पैक होता है। ठीक है ना, ऐसे इसका एक एक सेंटर में भी है, ऐसे एक सेंटर में भी है, ये यहाँ भी होगा। ठीक है, अब इसको 3 डायमेंशन में अगर लेंगे, तो हमको यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकालनी है ना, क्योंकि हमने बोला कि लैटिस पैरामीटर के 2 पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी। अभी हमको यहाँ से यहाँ की निकालनी पड़ेगी। अब इसकी रेडियस आर है, इसकी भी आर है। अब इसकी बात करेंगे तो इसकी ये आर और ये आर मतलब टोटल 2 आर हो जाएगी। ठीक है ना। अब हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट का लैटिस पैरामीटर निकालना है, क्योंकि हमको किसका निकालना है, ये 2 पॉइंट चिपके हुए हैं ना, इसका निकालना है, क्योंकि हमने बोला इसकी वैल्यू ए है। तो हमने क्या बोला, लैटिस पैरामीटर ए कितना होता है, 2 आर होता है। ठीक है ना, सॉरी 2 आर होता है। अब हम अगर आप ट्राइंगल के बेस में बोलेंगे तो आपको होना चाहिए कि जब हम क्यूबॉइड में अगर डायगोनल बात करते हैं तो उसके जो डायगोनल होता है वो कितना होता है। अगर हम इसको 0.0 मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो जो ये डायगोनल की वैल्यू है ये कितनी आएगी। इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, √3/a। मतलब जो एक डिस्टेंस होती है, जो डायमीटर है उसका, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ये 2r। हमारा ये पॉइंट है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे √3a हमने बोला इसका डायगोनल निकलेगा। अब हम इसको इसके सॉरी इसके किस में रखेंगे, आपके लैटिस पैरामीटर के फॉर्मूले में, लैटिस पैरामीटर। तो हमारे पास क्या आ गया, जो √3a हमने यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो डायगोनल की जो वैल्यू होती है, डायगोनल होता है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, √3a से निकालते हैं। तो √3a हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, इसकी जो ये टोटल डिस्टेंस के है, जो ये आर मैंने बताया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस। तो हमने बताया कि ए इज इक्वल टू होता है 2 आर। तो इस सेंस में अगर हमको यहाँ पे निकालना है, तो ये सिर्फ बीसीसी के टर्म में बता रहा हूँ, बॉडी सेंटर क्रिस्टल। तो इसके इसमें हो जाएगा √3a इज इक्वल टू, आपका हो जाएगा 2 × 2r इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4r। तो √3a, तो इसमें जो इसके लैटिस पैरामीटर की वैल्यू है a इज इक्वल टू हो जाएगा 4/√3, और r इसकी जो बीच की रेडियस है ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ बीसीसी के केस में। और आपका जो सिंपल क्यूबिक के केस में था उसमें था a इज इक्वल टू 2r। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, बेसिक क्वेश्चन आता है उसमें आपको क्रिस्टल का पैटर्न पहले ही बता देंगे कि बीसीसी है, एफसीसी है या सिंपल क्यूबिक है। आपको जैसे फॉर्मूले याद करने हैं कि सिंपल क्यूबिक में लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू होती है a इज इक्वल टू 2r, और बीसीसी के केस में a इज इक्वल टू होते हैं 4/√3r। अब हम इसी में यहाँ पे अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल देंगे। अगर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो हमने कितना बताया था, ए क्यूब, क्यूबॉइड के सेंस में। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 4/√3r का होल क्यूब। तो इसका हो जाएगा कितना आ जाएगा, 4 4 16 16 64, और √3 का हो जाएगा 3√3। ये तो आपको बेसिक मैथमेटिक आती होगी। ठीक है ना,
3 बार इसका मल्टीप्लाई है आर क्यूब, तो इसका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा बीसीसी का 64/3√3 आर क्यूब, ठीक है ना। अब 1 एटम का निकालेंगे, अगर हम 1 एटम का निकालेंगे तो 1 एटम का कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था कि इसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना है एक एटम का इस सेल के अंदर 1/8 पार्ट है, और इस एटम ये पूरा इसके अंदर है, तो इसका कितना पार्ट है, टोटल का टोटल 1 है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 1/8, क्योंकि 8 एटम कॉर्नर पे है और 8 एटम टोटल है, प्लस 1 एटम बीच में है, तो टोटल एटम हो जाएंगे 1 + 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 2 एटम हो जाएंगे। तो अब अगर वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल निकालेंगे कि टोटल वॉल्यूम एक एटम जो एटम का वॉल्यूम है वो यूनिट सेल के अंदर कितना है, सीई थोड़ा लिखने में बेकार हो रहा है ना, थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वो कितना है, तो वो क्या बताया था हमने, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम हमारे पास आ गए 2 बीसीसी के केस में, इनटू इसका वॉल्यूम कितना आया था, हमारा आया था वॉल्यूम ऑफ एन एटम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एटम आएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल नहीं, वॉल्यूम ऑफ एटम। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है, हमने बताया था कि ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब के उसमें हमने कितना निकाला था, वॉल्यूम ऑफ एटम हमारा था स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 to the 8/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अब अगर हम इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन आप इजीली निकाल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन होता है आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एक एटम का जो पैकिंग फ्रैक्शन की अगर हम निकालेंगे तो नंबर वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो आप निकाल देंगे, आपके पास ऊपर आ रखा था वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है 8/3 पाई आर क्यूब जो अभी निकाला था, और वॉल्यूम ऑफ एटम हमने निकाला कितना था वो 64 आई थिंक, कितना निकाला था 64/3√3 आई थिंक, ठीक है ना, आर क्यूब निकाला था। अब इससे आर से आर कैंसिल कर लो, आई थिंक कितना बचा, 3 से 3 गया, 8 8 जा 64, हाँ तो ये बच गया आपका √3/8, पाई से पाई कैंसिल हो गया, नहीं सॉरी आर से आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई हो गया, और ये पाई बच गया, सिर्फ पाई बच गया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आई थिंक आपका 68% का पैकिंग फ्रैक्शन आता है। तो आपका जो एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो कितना परसेंट होता है, 68%, मीन्स ये और डेंस आइटम है, और डेंस मतलब क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसका। और अब आपका एक और पॉइंट बच गया, वो है आपका एफसीसी, वो एक्चुअल में टाइम ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से, ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे आप, हेलो, काफी है अभी, कल करा दो। अभी के लिए काफी है? अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अब थोड़ा मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा रिस्पॉन्स वगैरह, कहीं पे कुछ दिक्कत हो रही है तो मैं इम्प्रूव करूं, या ज्यादा फास्ट हो रहा है तो मैं स्लो करूं पेस को। स्टूडेंट हैं या चले गए, सो तो नहीं गए? कुछ तो चले गए सर, कुछ तो अच्छा चले गए हैं और थोड़ा कुछ है इंटरेक्ट अभी। करो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो आप बताइए, मतलब हाँ एक और चीज मुझे आपसे कहनी थी, अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह रहती है तो आप जो वो ग्रुप है उसमें आप डाल दीजिए, तो मैं आपके जो प्रॉब्लम्स हैं या कोई आपको क्वेश्चंस में हार्डनेस आ रही है तो वो मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्लास में हो नहीं पाता है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा मैं इसलिए पेस थोड़ा तेज रख रहा हूँ। बट अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी, एंड आप मुझे वहाँ पे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा जो भी आपकी क्वेरीज रहती है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ जहां तक मेरे से हो सकेगा, ठीक है ना। बाकी आप लोगों के भी रिव्यू जरूरी है कि कैसा रहा क्या रहा, थोड़ा अपने भी रिव्यू दे दीजिए, तो मैं उस हिसाब से इम्प्रूव करूँ नेक्स्ट लेक्चर में। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग